Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 1 सितंबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 1 सितंबर 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं आज का वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है। मैंने आपको टेलीग्राम पर भी इन्फॉर्म कर दिया था इसके बारे में, वीडियो 8:30 तक हो सकता है आ जाए, लेकिन थोड़ा सा और लेट हो चुका है। थ्रोट में काफ़ी पेन था, मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा सा टाइम लगा है उसको स्मूथ होने में। देन उसके बाद अब मैं एबल हुआ हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। तो फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा वॉइस में आज आपको जो भी चेंज आ रहा हो, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा आज मैनेज कर लेना। थोड़ा धीरे भी बोल पा रहा हूँ, वीडियो की स्पीड आप लोग चाहो तो बढ़ा सकते हो ऊपर से। ओके नाउ तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है आइवरी कोस्ट को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर चर्चा हो रही है, जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो होती हुई नजर आई है 20.1% से, ये एक डेटा आया है। डेटा के अंदर पता ये चला, आपको ध्यान देना है मैं क्या क्या बता रहा हूँ। साल 2021-22 के अंदर जो Q1 है हमारा, वहाँ पर इकोनॉमिक की ग्रोथ बताया गया और इकोनॉमिक ग्रो हुई है 20.1% से। Q1, अब यहाँ पर आप Q1 कहोगे तो बिल्कुल साल में आपको बहुत सारे क्वार्टर्स देखने को मिलते हैं, 4 क्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। कैसे कैसे आप कह सकते हो, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो मार्च तक होता है, और यहाँ पर एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। जैसे कि अब यहाँ पर आप कह सकते हो अप्रैल मई जून एक क्वार्टर होता है, ठीक है। अब जैसे साल 2021-22 है, तो इस साल 2021-22 कहाँ से शुरू हुआ होगा फाइनेंशियल ईयर, ये यहाँ से शुरू हुआ होगा अप्रैल मई जून से, ठीक है। अप्रैल मई जून का डेटा की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। जो अप्रैल मई जून फर्स्ट 3 महीने हैं, इन डेटा की बात हो रही है। यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 20.1% देखने को मिली है। उसके बाद बाकी 3-3 महीने से आपको ये और भी क्वार्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, तो यहाँ पर एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं और यहाँ पर जो पहले वाला क्वार्टर है इसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर इसको कंपेयर किया गया है पिछले साल के क्वार्टर से, तो आपको मालूम होगा ये डेटा जो है ये साल 2021-22 का है, जो अभी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें साल 2020-21 वाले से, मतलब पिछले साल वाले से, जब कोविड-19 चल रहा था, लॉकडाउन्स वगैरह देखने को मिले थे, तब उस समय पर हमारी जो जीडीपी है वो इस समय पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी थी। आपको मालूम होगा 20% हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी थी जीडीपी, मतलब इतना कॉन्ट्रैक्शन कभी इतिहास में हुआ ही नहीं था जितना कॉन्ट्रैक्शन हमने पिछले साल देखा था, ठीक है। तो मतलब पिछले साल से इंप्रूवमेंट डेफिनेटली हुआ है। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें और पिछले साल से, ये हम पहले 3 महीने वाले कंपेयर कर रहे हैं, इसको हम लोग और पिछले साल से मतलब 2019-20 से कंपेयर करें तो 2019-20 के अंदर ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा थी, ठीक है। मतलब 2019-20 के अंदर जो ग्रोथ थी वो लगभग 24.4% की थी। मतलब 2019-20 के मुताबिक जो आज के टाइम पर ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इंडिया का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो ग्रो होता हुआ नजर आया 20.1% से। कौन से साल में? साल 2021-22 के फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि अभी फर्स्ट क्वार्टर का डेटा आया है हमारे पास। लेकिन इसको हम कंपेयर करें पिछले साल के डेटा से, जो पिछले साल का फर्स्ट क्वार्टर था, तो वहाँ पे हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से हिट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। लेकिन फिर इसको 2019-20 वाले से कंपेयर किया जाए तो 2019-20 में हमारी इकोनॉमी काफ़ी बेहतर ग्रो कर रही थी। 2019-20 के मुताबिक जो है आज के टाइम पर भी हम लोग इतना ग्रो नहीं कर पाए। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को अभी भी इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रो नहीं हुई है कि हम लोग अपने पिछले वाले जो भी सिस्टम है उसको टैकल कर सकें। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। 2019-20 का डेटा है, फिर उसके बाद 2020-21 का डेटा है, और उसके बाद 2021-22 का डेटा है। ओके, अभी जो करंट ईयर है वो 2021-22 वाला आपको देखने को मिल रहा है। अभी जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर था, ठीक है, अप्रैल मई जून का, और यहाँ पर इसका अप्रैल मई जून का, इसका अप्रैल मई जून का,
तीनों साल का जो ये फर्स्ट क्वार्टर है इसी को कंपेयर किया गया है। साल 2019-20 के अंदर जो यहाँ पर ये इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफ़ी अच्छी थी, 24% के आसपास थी। साल 2020-21 के अंदर क्या हुआ, इकोनॉमी हमारी डाउन हो गई कोविड-19 की वजह से। 24% से 20 से लगभग 24%, 24% से गिरावट देखने को मिली थी हमें। लेकिन अभी साल 2021-22 के अंदर क्या हो रहा है, हमें 20% से ग्रोथ देखने को मिली है। तो आपको ये ध्यान देना है। लेकिन अभी ग्रोथ तब भी कम है। कैसे कम है, देखो इसके मुताबिक तो सही है, लेकिन अगर हम 2019-20 से कंपेयर करें तो तब भी हमारी ग्रोथ आज के टाइम पर इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, ऐसा यहाँ पर डेटा के अंदर बताया गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन ये है, ये हम लोग जीडीपी कर रहे हैं इतनी देर से, जीडीपी एग्जैक्टली क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल शब्दों में समझते हैं इसको। हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ग्रॉस मतलब टोटल, जो हमारा डोमेस्टिकली जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका हम लोग टोटल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसकी सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो, C+I+G+NX, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ। यानी जीडीपी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंजम्पशन कितना हो रहा है प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस उसके बाद एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम लोग नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। ओके, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये चीज़ें कुछ होती हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं किसके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। इसके बारे में आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आप लोग जब भी इकोनॉमी पढ़ोगे, कोई सी भी बुक पढ़ोगे, स्टैटिक बुक, उस सभी के अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है ये एक वी शेप्ड कर्व देखने को मिला है, मतलब कि वी शेप्ड इकोनॉमी हम लोगों की ग्रो हुई है। मतलब क्या होता है वी शेप्ड, मतलब इकोनॉमी एकदम धड़ाम से गिर चुकी है लेकिन उसके बाद तेज़ी से ही उठ जाती है, उसको वी शेप कर्व बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी भी यहाँ पर हम लोग को काफ़ी हद तक ग्रोथ की ज़रूरत है। डेफिनेटली हम लोग को अभी ग्रोथ की ज़रूरत होने वाली है। ओके, तो यह है कंप्लीट आर्टिकल और इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं अगले आर्टिकल की। तो यह है सेकेंड आर्टिकल जहाँ पे चर्चा हो रही है यूएनएससी रेजोल्यूशन के बारे में। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यूएनएससी का जो रेजोल्यूशन है उसने यहाँ पर कुछ एड्रेस क्या है, की कंसर्न बताए हैं अफगानिस्तान को लेकर। इंडिया ने यहाँ पर काफ़ी कुछ बताया है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है ना, ये जो यूएनएससी के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए आप कह सकते हो उसको पहले एड्रेस किया गया है सही से। अब यहाँ पे जो P5 कंट्रीज़ हैं, P5 कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी आती हैं आप सभी लोग को मालूम होगा, वो हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। ये P5 कंट्रीज़ हैं। इनका वोट कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ना ही फेवर में देखने को मिलेगा ना ही अगेंस्ट में देखने को मिलेगा। अब इनमें से P5 कंट्रीज़ में से जो कि रशिया और चाइना है, खासकर इनका ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सपोर्ट करते हुए भी नज़र आते हैं तालिबान को। आपको मालूम होगा सारी बात अफगानिस्तान को लेकर हो रही है, ठीक है। क्यों, अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी क्राइसिस क्रिएट हो चुके हैं, तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल आ चुका है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो ये रिजोल्यूशन है 2593, इस रिजोल्यूशन को एड्रेस किया। और इस रिजोल्यूशन को एड्रेस करते हुए यहाँ पर इंडिया ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, अफगानिस्तान को लेकर काफ़ी सारी कंसर्न के बारे में चर्चा की है। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि आज के टाइम पर तालिबान को अपना जो कमिटमेंट है वो रखना पड़ेगा, टेरर ग्रुप्स को यहाँ पर अपने मतलब जो भी यहाँ पर आतंकवाद है उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग जो भी अफगान नेशनल्स वहाँ से निकलना चाहते हैं अफगानिस्तान से, उनको यहाँ पर छोड़ा जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे ज़बरदस्ती उनको रोक रखा है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। देन उसके बाद ये जो रिजोल्यूशन है ना, जिस रिजोल्यूशन को एड्रेस किया गया है, इस रिजोल्यूशन का मेन डिमांड क्या है कि जो अफगान टेरिटरी है वो यहाँ पर एक तरीके से खतरा ना बने किसी दूसरी कंट्री के लिए, क्योंकि आज के टाइम पर वहाँ पर आपको बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएंगे। एक तालिबान खुद हो गया, प्लस उसके बाद इस्लामिक स्टेट खुरासन, और भी बहुत सारी वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है। टेररिज्म काफ़ी बढ़ चुका है अफगानिस्तान के अंदर, तो दूसरी कंट्री के लिए खतरा ना बने। साथ ही साथ अपने यहाँ टेररिस्ट को ये कंट्रोल करके रखे, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर फाइनेंस होता है टेररिस्ट अटैक करके, यहाँ पर इन सब चीज़ों को रोका जाए। तो मतलब ओवरऑल अगर हम लोग एक पॉइंट को पकड़ कर चलें इस आर्टिकल में, तो वो ये है कि पूरी तरह से टेररिज्म को रोकने के लिए यहाँ पर ये रिजोल्यूशन की डिमांड करी गई है, इस रिजोल्यूशन को एड्रेस किया गया है। अब यहाँ पर इंडिया ने ये सारा मुद्दा उठाया है। और आपको मालूम होगा इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी अगस्त महीने की, कहाँ की, यूएनएससी की, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी प्रेसिडेंसी भारत के पास थी। कल 31 अगस्त था, कल यहाँ पर प्रेसिडेंसी खत्म हो चुकी है भारत की, अगस्त के महीने वाली। ओके, और आपको मालूम होगा 31 अगस्त को एक और चीज़ देखने को मिली है, वो ये है कि कल जो है यूएसए पूरी तरह से अफगानिस्तान से विड्रॉ हो चुका है। अब जिस प्रकार से यहाँ पर यूएसए निकला है अफगानिस्तान से, तो तालिबान ने यहाँ पर काफ़ी हद तक अपना जश्न मनाया। तो इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चर्चा हो रही है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर कहाँ पर है, यूएनएससी के अंदर। यूएनएससी के अंदर एक रिजोल्यूशन एड्रेस किया गया अफगानिस्तान को लेकर, कि यहाँ अफगानिस्तान को लेकर बहुत सारे कंसर्न है। क्या क्या कंसर्न है मैंने अभी आप लोगों को बताया, प्लस उन कंसर्न को एक तरीके से ये डिमांड के बारे में बात की जा रही है। सोल्यूशन क्या हो सकता है कि जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है वो अच्छे से टेररिज्म को कंट्रोल करके रखे।
ये सब चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। अब हम लोग समझते हैं ये यूएनएससी क्या है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपका यूएन का वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। यूएन के आपको 6 ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है। और उसके बाद दुनिया भर में शांति बनाने के लिए इसको बनाया गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी, इसके अंदर आपको 15 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे, और इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 जो हैं परमानेंट मेंबर हैं, जिनको P5 बोला गया है। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए, ठीक है। और जो ये परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, इनके पास वीटो पावर देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब ये पावरफुल कंट्रीज़ हैं इन पूरे के पूरे मेंबर्स के अंदर। और जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनमें भारत भी देखने को मिल जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएनएससी के बारे में ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जो ये P5 मेंबर है ना, इनके बीच में यहाँ पर ये डिवीजन ही देखने को मिला है। रशिया चाइना कुछ और चाहते हैं और यहाँ पर यूके फ्रांस कुछ और चाहते हैं, मतलब इनके बीच में इतना कुछ नहीं है। चाइना जो है काफ़ी हद तक सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा तालिबान को, ये मैंने भी आप लोगों को बता ही दिया है। अगला आर्टिकल में हम लोग देखते हैं। अगले आर्टिकल में यहाँ पर चर्चा हो रही है, छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडिया जो है एक नए माइलस्टोन तक रीच कर चुका है। अब नया माइलस्टोन क्या है कि एक दिन में हम लोगों ने 1.09 करोड़ वैक्सीन को प्रोवाइड किया है, ठीक है। इतनी वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया गया है और पहली बार यहाँ पर एक नया माइलस्टोन रीच किया है भारत ने, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ज़्यादा यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। अभी आपको मालूम होगा टोक्यो पैरालंपिक्स चल रहे हैं, उसके अंदर कल हमने डिस्कस किया था, हमारे पास 6-7 मेडल हो चुके हैं। अब उसके अंदर 3 मेडल और ऐड कर दो, 7 के अंदर 3 और ऐड कर दो, 10 मेडल टोटल हो चुके हैं। अभी यहाँ पर भारत के लिए 3 लोगों ने और ज़्यादा यहाँ पर भारत का नाम रोशन किया है, और वो कौन कौन है? मरियप्पन है, ठीक है, शरद हैं और सिंगराज हैं। इन्होंने यहाँ पर इंडिया का ओवरऑल जो मेडल का कोटा है वो बढ़ा दिया है। लगभग अब यहाँ पर 10 मेडल हो चुके हैं, 10 में से 2 तो गोल्ड मेडल हैं, कल हमने डिस्कस किया था। एक शूटिंग में आया है गोल्ड मेडल, दूसरा जैवलिन थ्रो के अंदर आया है, ठीक है। और उसके बाद 5 सिल्वर मेडल हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं। अभी आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये जो 3 पर्सनैलिटी हैं ये कौन है, किस किस में इन्होंने गेम खेला है और ये कौन कौन सा मेडल लेकर आए हैं, ठीक है। आगे हम लोग आगे डिटेल में दे रखा है तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे, दोनों जगह डिस्कस करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। बढ़ेंगे आगे ना। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल दे रखा है, देखो कल आपने देखा होगा, कल आर्टिकल काफ़ी पब्लिश हुआ था। इंडिया के जो एनवॉय हैं इन दोहा, उन्होंने बातचीत करी है तालिबान के साथ। अभी तक हमारी बातचीत तालिबान के साथ दोहा में कभी नहीं हुई है, अब यहाँ पर इंडिया पहली बार बातचीत कर रहा है तालिबान के साथ, ये आपको देखना है। और यहाँ पर क्या है, अब कहोगे मांग किसने करी थी? भारत की पहले मांग थी बातचीत करने की या तालिबान की मांग थी? तो तालिबान ने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करा था, ये आपको जो एक ट्वीट है उस पर देखने को मिल जाएगा, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर का ट्वीट है उसमें यहाँ पर पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बातचीत करी है तालिबान के साथ, और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उन्होंने अनाउंस किया था इन सब चीज़ों के बारे में कि जो हमारे एम्बेसडर हैं टुवर्ड्स कतर, एम्बेसडर है जो कतर के अंदर, दीपक मित्तल साहब, इन्होंने यहाँ पर बातचीत करी है तालिबान के हेड से। तालिबान के जो हेड हैं वो कौन है? मोहम्मद अब्बास। अब ये जो मोहम्मद अब्बास है, इसी से ही हमेशा बातचीत होती रहती है, जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं वो यही जो है बंदा ये सारे देखता है, तो आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो जो इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ये इन्होंने यहाँ पर पूरी तरह समझ में आ गया, इन्होंने बातचीत करी तालिबान रिप्रेजेंटेटिव से, लगभग काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बातचीत आप कह सकते हो कि चली। उसके बाद यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट पब्लिकली आई है, ठीक है। अभी तक यहाँ पर कोई पब्लिकली नहीं आया था, गवर्नमेंट हमारी बातचीत नहीं कर रही थी, अभी पहली बार यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक तरीके से इस मीटिंग को एक्नॉलेज किया, इस मीटिंग को एक्सेप्ट किया। और ये जो मीटिंग है इसकी रिक्वेस्ट आप कह सकते हो तालिबान की साइड से आई थी, ये मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया है। ओके, अब यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ है, देखो डिस्कशन यहाँ पर फोकस रखा गया है सेफ्टी, सिक्योरिटी और अर्ली रिटर्न के ऊपर, ठीक है। मतलब जो इंडियन नेशनल्स फंसे हुए हैं आज के टाइम पर अफगानिस्तान में, उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, भारत के अंदर लाया जाए, उनकी सेफ्टी रखी जाए, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर रखा जाए। साथ ही साथ जो अफगानिस्तान है वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो वहाँ के अफगान पीपल हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाए। अफगानिस्तान के अंदर से जो टेररिज्म है, देखो टेररिज्म की बात सब जगह हो रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर आज के टाइम पर टेररिज्म एक अल्टीमेट लेवल पर पहुंच चुका है, तो टेररिज्म को पूरी तरह से यहाँ से ख़त्म किया जाए, इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप कह सकते हो अभी 140 इंडियंस हैं, मेंबर्स ऑफ सिख माइनॉरिटीज़ हैं, अभी भी काबुल के अंदर देखने को मिलेंगे, और उनको वापस लाने की ज़रूरत है, तो उनको भी लाया जाएगा। तो उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर यह बातचीत की गई है, आपको इसके बारे में ध्यान देना है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ यहाँ पे पास वाली चीज़ें बताई हैं, ज़्यादा ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आप लोगों ने सीख ली है कि क्या क्या डिमांड करी गई है। जो यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, पहली बार हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किया है, बातचीत करी है तालिबान के साथ, और डिस्कशन हुआ है सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिटर्न के बारे में। ठीक है, जो हमारे इंडियन नेशनल्स अफगानिस्तान के अंदर, उसको लेकर तो आपको इसके बारे में ध्यान देना है। उसके बाद बात करेंगे अगले आर्टिकल की, तो अगला आर्टिकल आपको नीचे दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार डिस्कस कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने लगभग अपॉइंट कर लिए हैं 9 जजेस को। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने यहाँ पर एक साथ एक स्ट्रोक में ओथ लिया है। तो ये आप पिक्चर देख सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी ओथ सेरेमनी पूरी कर ली है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली यह है कि देखो 9 जजेस के नाम तो याद नहीं रखने हैं, लेकिन फिर भी इनमें से आपको एक याद रखना है। देखो यहाँ पर ये जितने भी जजेस हैं इनमें से 3 जो हैं वेमेन जजेस हैं, और वेमेन जजेस को आपको ध्यान रखना है। इनमें से एक जज है जिनकी बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो है जस्टिस BV नागारत्ना। ये कौन है? एक तरीके से यहाँ पर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बोला जा रहा है आने वाले टाइम पर ये भारत की पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं, और वहीं पर इतिहास रच जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी वेमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। तो हो सकता है 2027 तक इनको इलेक्ट किया जाए एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर इनका नाम ज़रूर ध्यान रखना है, ये आने वाले टाइम पर भी लगातार चर्चा में रहने वाली है। बाकी आपके लिए क्वेश्चन है जो कि मैं काफ़ी बार डिस्कशन कर चुका हूँ, आपको मैं 3-4 बार उसके बारे में नोट्स भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं वो कौन से सिस्टम से अपॉइंट किए जाते हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर टाइप करना है आप सभी लोगों को। देखते हैं कितने लोगों ने अच्छे से इसको सीखा है। उसके बाद अगले आर्टिकल की में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे चर्चा हो रही है कंसर्न्स ओवर अफगानिस्तान को लेकर। अब क्या है यहाँ पर देखो, देखने को ये मिल रहा है जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म बढ़ा है, ठीक है, आतंकवाद काफ़ी हद तक हम लोगों ने देखा कि काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। अब अफगानिस्तान की जो मेंबरशिप है सार्क के अंदर, वो यहाँ पर उसको लेकर काफ़ी हद तक चिंता है। अफगान जो मेंबरशिप है रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। आपको मालूम होगा जो ये सार्क बॉडी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका मेंबर भी है अफगानिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि लगातार इतने ज़्यादा बवाल देखने को मिला है अफगानिस्तान के अंदर। अब ये तालिबान के अंडर पूरी तरह से आ चुका है, वहाँ पर कोई प्रॉपर गवर्नमेंट है नहीं। तो क्या इसकी मेंबरशिप होनी चाहिए सार्क के अंदर या नहीं? ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये जो सार्क है इसकी मीटिंग होने वाली है अगले ही महीने। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब जो अगली मीटिंग होगी वो इस्लामाबाद के अंदर होने वाली है। तो यहाँ पर इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्या अफगानिस्तान की जो मेंबरशिप है वो एज इट इज़ रहनी चाहिए, या फिर हम लोग देखें फ्यूचर पे डिपेंड करें थोड़ा सा, हम लोग आने वाले टाइम पर देखें कि किस प्रकार से गवर्नमेंट बनती है। तो यहाँ पर बोला गया है इसी के ऊपर फोकस किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग अफगानिस्तान के अंदर देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो तालिबान है वो एक गवर्नमेंट को क्रिएट करता है, किस प्रकार से जो है अफगानिस्तान को आगे चलाया जाता है, वहाँ पर ये गवर्नमेंट बनकर आती है। देन उसके बाद ही यहाँ पर मेंबरशिप को लेकर कोई चर्चा होने वाली है। देन उसके बाद यहाँ पर बात करी गई है जो मीटिंग हुई है, जो कि मैंने भी आपको डिस्कस किया है, दीपक मित्तल और यहाँ पर जो तालिबान के लीडर हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्कशन हुआ है दोहा के अंदर, उसके बारे में चर्चा हुई है। इन्होंने मांग करी है सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिटर्न के बारे में। अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन एक मतलब थोड़ी देर पहले ही किया है, उसके बारे में यहाँ पर वापस से चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और उसके बारे में उसके बाद आपको मालूम होगा जो सार्क कंट्रीज़ हैं, ठीक है, सार्क के अंदर जो अफगानिस्तान है ये सार्क के अंदर आया था एज अ 8th मेंबर। 2007 के अंदर ये अफगानिस्तान सार्क के अंदर आया, और आप कह सकते हो उस समय जो कंट्री है वो लीड करी जाती थी एक प्रेसिडेंट हामिद करज़ाई के द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसकी मेंबरशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर एग्जैक्ट देखो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सार्क पॉइंट है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है क्या? तो यह है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जितनी भी कंट्रीज़ है इसके अंदर, सारी कंट्रीज़ की जो सरकार हैं वो मिलकर आपस में काम करती हैं। इसके मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं? इसके मेंबर हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसके मेंबर देखने को मिलेंगे। सार्क की अगर हम बात करें, जो दुनिया भर का एरिया है इसमें से 3% का एरिया ये सारी कंट्रीज़ मिलकर कवर करती हैं। और दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है, दुनिया भर की पॉपुलेशन में से जो 21% पॉपुलेशन है वो ये सारी कंट्रीज़ मिलकर कवर करती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दुनिया भर की इकोनॉमी है उसमें से 4.21% की इकोनॉमी ये सारी कंट्रीज़ मिलकर कवर करती हैं। ये डेटा है साल 2019 का। ओके, अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो सार्क को फाउंड किया गया था 8 दिसंबर को ढाका के अंदर 1985 में। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो आपको काठमांडू के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, नेपाल में जो है जो। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पर इसने यहाँ पर एक तरीके से लॉन्च भी किया गया साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया को 2006 के अंदर, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपस में ट्रेड रिलेशंस को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करता हुआ नजर आएगा। प्लस सार्क कंट्रीज़ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहा है
कि आपस में जो एक तरीके से जो वेलफेयर है उसको प्रमोट करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रमोट करना, जो आपस में कंट्रीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ है जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सबके बीच में एक तरीके से रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके चलना, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना, अंडरस्टैंडिंग बनाना, आपस में मिलकर काम करने के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि नेचर ऑफ न्यू गवर्नमेंट, यानी कि काबुल के अंदर जिस प्रकार की नई सरकार बनेगी उसके बाद यहाँ पर पता चलेगा कि सार्क के अंदर इनका इंगेजमेंट रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 10 पर आएंगे तो ऐसा कोई खास आर्टिकल नहीं है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। हाँ, एक आर्टिकल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो अभी हमने सार्क वाला डिस्कस किया था, ये आपका आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब जीएस पेपर 2 के अंदर। उसके बाद इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस जो कि अभी हमने उससे पहले डिस्कस किए थे, वो भी जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस से लिंक करते रहा करो ताकि आप लोगों को आदत पड़ जाएगी, जब सिलेबस भी याद होता रहेगा। ठीक है, अपने पास हमेशा सिलेबस लेके बैठा रहा करो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो, तो उससे क्या होगा, आप काफ़ी हद तक टॉपिक्स को रिलेट कर पाओगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर चर्चा हो रही है 40 लोग, एक तरीके से 40 लोगों की डेथ हो गई है डेंगू की वजह से। कहाँ पर? फिरोज़ाबाद के अंदर ये डेथ हुई है। और इसी चीज़ को देखते हुए जो फिरोज़ाबाद के डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, इनका आप कह सकते हो उन्होंने यहाँ पर स्कूल्स वगैरह को बंद कर दिया है, क्लास 1 से लेकर 8 तक, लगभग 6 सितंबर तक बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो डेंगू के अंदर डेथ हुई है वो ज़्यादातर बच्चे ही हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहोगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? बिल्कुल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी डेंगू मई के महीने भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। और डेंगू एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यहाँ पर तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डेंगू के बारे में, हर एक चीज़ आप लोग सीखने वाले हो। ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 प्लस जीएस पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डेंगू एग्जैक्टली क्या है? डेंगू कह लो या डेंगू कह लो, दोनों ही यहाँ पर कह लेते हैं, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दोनों तरीके से है। डेंगू यहाँ पर एक तरीके से मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज़, आपको ध्यान रखना है, मच्छर से होने वाली बीमारी है, और ये मच्छर से होती है तो इसको डेंगू वायरस बोला गया है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कौन सा मच्छर है जो कि इस वायरस को फैलाता है, मतलब इस बीमारी को फैलाता है, तो वो है एडिस। एडिस एजिप्टी इस मच्छर का नाम है, आपको ध्यान रखना है। इसकी वजह से ये डेंगू हो जाता है। और साथ ही साथ यही मॉस्किटो जिम्मेदार है चिकनगुनिया के लिए, येलो फीवर के लिए, जीका इन्फेक्शन के लिए। आपको मालूम होगा जीका वायरस हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, हमने डिस्कशन किया है इसका डिटेल में, नोट्स आपको टेलीग्राम पर पड़े हुए होंगे, आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। येलो फीवर के बारे में हमने चर्चा किया था, नोट सारे पड़े हुए होंगे। चिकनगुनिया के बारे में अभी हमने 2 दिन पहले डिस्कशन किया है डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में, सॉरी हमने परसों वाले वीडियो में डिस्कस किया है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सारी चीज़ें कवर करते हुए चल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो ये मॉस्किटो है ये बाकी सारी बीमारी के को भी ट्रांसमिट करता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि इस डेंगू जो है इसके 4 डिस्टिंक्ट देखने को मिल जाएंगे। ये जो वायरस है डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 करके यहाँ पर इसका ये डिस्टिंक्शन देखने को मिल जाएगा, ऐसा बोला गया है। अब यहाँ पर इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले काफ़ी तेज़ी से एकदम, मतलब अचानक से बुखार काफ़ी तेज़ हो जाता है। ठीक है, सर काफ़ी दर्द हो रहा है, ठीक है, सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, ठीक है, जो जॉइंट है जॉइंट में पेन हो रहा है, मसल में पेन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, ये लक्षण हैं डेंगू के। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या है? तो देखो यहाँ पर बोला गया है जो ये जो डेंगू इन्फेक्शन है इसको ब्लड टेस्ट करके यहाँ पे पता चलता है। डायग्नोसिस की बात करें, पता कैसे चलेगा कि हाँ डेंगू है, तो ब्लड टेस्ट करने के बाद यहाँ पर पता चलता है कि हाँ ये डेंगू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टेटस क्या होता है डेंगू, आज के टाइम पर स्टेटस क्या है डेंगू का, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो आज के टाइम पर ये दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा पिछले 10 सालों में ये बीमारी बढ़ी है वो डेंगू ही है। ठीक है, आज के टाइम पर आप कह सकते हो अंडर रिपोर्टेड ये एक तरीके से देखने को मिलेगा, काफ़ी हद तक ये बीमारी बढ़ चुकी है, और ये सब बताया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया लगभग 39 करोड़ डेंगू वायरस इन्फेक्शन हर साल देखने को मिलते हैं दुनिया भर में। ठीक है, जिसमें से 9.6 करोड़ में तो ये लक्षण दिखते हैं, बाकी के अंदर ये लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। इंडिया जो है रजिस्टर करता है 1 लाख डेंगू केस 2018 के अंदर इंडिया के अंदर देखने को मिले थे, प्लस जब 2019 के अंदर आए तो ये केस बढ़ चुके थे, 1.5 लाख केसेस हो चुके थे। ये डेटा दिया गया है NVBCDCP के द्वारा। ये क्या है? तो यह है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये यहाँ पर एक तरीके से डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी काफ़ी कुछ चलाता है, प्रोग्राम्स वगैरह चलाता है, इनिशिएटिव्स चलाता है। साथ ही साथ ये डिजीज़ को लेकर काफ़ी सारे रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता रहता है कि हाँ यहाँ पर टोटल केसेस इतने हैं इस बीमारी के।
ओके तो इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो NVBDCP ये एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है जो कि कहीं ना कहीं जो ये डिजीज़ हैं, ठीक है, उनको रोकती है। कौन कौन से डिजीज़? मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फिलेरिसिस, काला अजहर, जापानीज़ एनसेफेलिटिस, चिकनगुनिया, इन सारी बीमारियों को रोकने में यहाँ पे मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो ये NVBDCD है ये किसके अंदर में आता है? ये काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आज के टाइम पर हम लोग जो है डेंगू को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो अब देखो रिसेंटली यहाँ पर रिसर्चर्स ने यहाँ पे बताया है कि कुछ चीज़ें हम लोग, पहले तो इसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर एक रिसर्चर्स ने यह बताया है, जो वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के रिसर्चर हैं, इन्होंने बोला एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है वोलबाचिया बैक्टीरिया। ठीक है, वोलबाचिया बैक्टीरिया जो है सक्सेसफुली यहाँ पे डेंगू को कंट्रोल कर सकता है, और इंडोनेशिया के अंदर इसने यहाँ पर डेंगू के इन्फेक्शन को कंट्रोल भी किया है। तो यहाँ पे वोलबाचिया इन्फेक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है, सॉरी वोलबाचिया बैक्टीरिया। मेथड क्या है? देखो मेथड यह है कि कुछ मच्छर होते हैं जो कि वोलबाचिया के मतलब कुछ मच्छर होते हैं जिनके अंदर वोलबाचिया बैक्टीरिया डाल दिया जाता है, और फिर उन मच्छर को शहर के अंदर छोड़ दिया जाता है। जब वो मच्छर पूरे शहर में फैल जाएंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे वो लोग ब्रीड करेंगे, साथ में सारे मच्छर के साथ रहेंगे, तो सारे मच्छर के अंदर ये वोलबाचिया बैक्टीरिया हो जाएगा। अब ये वोलबाचिया बैक्टीरिया पहुंच जाएगा तो ये जो डेंगू है ये अपने आप खत्म हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, 27 मंथ्स के एंड में क्या होगा? रिसर्चर्स ने फाउंड ये करा कि लगभग 77% तक केसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक कम देखने को मिले। और क्योंकि ये सब कम क्यों देखने को मिले? क्योंकि जो वोलबाचिया से इन्फेक्टेड मच्छर थे उनको रिलीज़ कर दिया गया है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कौन सा बैक्टीरिया है जो कि डेंगू को टैकल कर रहा है? वो है वोलबाचिया बैक्टीरिया। ओके, डेंगू की वैक्सीन कौन सी है? तो डेंगू की वैक्सीन भी आपको मालूम होगा अप्रूव करी गई थी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा साल 2019 में। उस वैक्सीन का नाम है CYD-TDV या फिर इसको डेंगू वैक्सिया भी बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहाँ पर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कोई बात नहीं, यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करा करूँगा, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस डेली बेसिस पर लिया करेंगे, कल से लेंगे। तो आज तो काफ़ी थ्रोट में प्रॉब्लम हो गई है, उसकी वजह से आज हमारा वीडियो भी काफ़ी लेट हो चुका है। उसके बाद अगला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे चर्चा हो रही है। अभी हमने देखा अफगानिस्तान के अंदर जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया है। अब क्या है ना, अफगानिस्तान न्यूज़पेपर से निकल नहीं रहा है, और हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पर हमें पता है हिस्ट्री वगैरह कि क्या क्या हुआ है। अब हमें तैयार है पूरा आर्टिकल हमारे लिए, हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हेडिंग पढ़ के आपको हटाना है। आर्टिकल के अंदर चर्चा हो रही है जैसे जैसे यहाँ पर यूएस ने एग्जिट किया। आपको मालूम होगा अफगानिस्तान के अंदर यूएस ने एक डेडलाइन सेट कर रही थी कि हम लोग 31 अगस्त तक अपने सारे ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेंगे, ये एक डेडलाइन है। 31 अगस्त कल निकल चुकी है, तो यूएस जो है एग्जिट कर चुका है, यूएस जो है अफगानिस्तान छोड़कर निकल चुका है। अब जैसे यूएस अफगानिस्तान छोड़कर निकला, उसके बाद तालिबान ने विक्ट्री सेलिब्रेट कर लिया कि हम लोगों ने जीत हासिल कर ली है यूएस के ऊपर। एक तरीके से सही भी है, बिल्कुल यहाँ पर यूएस को घुटने टिकवा दिया यहाँ पर तालिबान ने। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से लोग अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो तालिबानी सपोर्टर्स हैं वो गलियों में घूमते हुए यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, और यहाँ पर आप कर सकते हो, देख पाओगे किस प्रकार से विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये सब यहाँ पर कैसे शुरुआत हुई थी आपको मालूम होगा। जो यूएस है वो अफगानिस्तान के अंदर साल 2001 के अंदर एक अटैक हुआ था, 9/11 अटैक। उसके बाद यहाँ पर साल 2001 के बाद यूएसए एंटर करा था अफगानिस्तान के अंदर, 20 साल से वहीं पर रहा, और अब यहाँ पर विड्रॉ किया है, और विड्रॉ करने के बाद बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ है। ये सब हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद अगला आर्टिकल बात करता है, चाइना ने अपना ओपन कर लिया है पहला रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक टू द इंडियन ओशन। तो आपको ध्यान रखना है, रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक है। अब ये लिंक कहाँ से है? ये चाइना के चेंगदू से लेकर आप म्यांमार का ये बॉर्डर के आसपास लिंकंग देख रहे होंगे, यहाँ तक ये रेल रोड लिंक है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, चाइना के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज़ होगा, चाइना को काफ़ी हद तक फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। जो पहला शिपमेंट है इस नए लॉन्च रेलवे लाइन पर, जो कि म्यांमार बॉर्डर से चालू हो रहा है वेस्टर्न चाइना तक। म्यांमार बॉर्डर कहाँ पर है? ये आपको म्यांमार बॉर्डर ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ से जो लिंकंग से चेंगदू तक ये आपको लाइन देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है जो चाइना है वो अपना एक तरीके से ट्रेड करने वाला है। ये बोला गया एक नया पैसेज है, कहाँ से है? अराइव द चेंगदू रेल पोर्ट इन सिचुआन प्रोविंस। सिचुआन प्रोविंस यहाँ पर आपको, ये चाइना का ही सिचुआन प्रोविंस है, यहीं पर आपको ये चेंगदू पोर्ट देखने को मिलेगा। यहीं से यहाँ पर ये बनाया गया है, सॉरी आगे आगे यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये है सिचुआन प्रोविंस, यहीं पर आपको चेंगदू देखने को मिलेगा। यहीं से कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है आगे की साइड तक। अब जो ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसके अंदर सी रोड रेल लिंक भी है। इसमें क्या होगा, जो सिंगापुर से बहुत सारा सामान आता है, सिंगापुर से सामान कहाँ पे आएगा? इधर म्यांमार की साइड यांगोन पर। यांगोन जो ये पोर्ट है यहाँ पर सामान आएगा। अब यहाँ पर सामान आने के बाद आगे इसको सामान ट्रांसफ़र किया जाएगा,
ठीक है, बोला गया यहाँ पर अब इसको सामान को ट्रांसफ़र किया जाएगा आगे की साइड। और यहाँ पे जो रोड बनाई गई है लिंकांग, लिंकांग ऑन द चाइनीज़ साइड ऑफ द म्यांमार। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो लिंकांग है यहाँ से रोड बनाई गई है आगे तक, कहाँ तक, चेंगदू तक, यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये काफ़ी हद तक ईजी पड़ जाएगा और डायरेक्टली यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी हद तक टाइम भी बच जाने वाला है। ट्रेड हब यहाँ पर एक तरीके से चालू हो जाएगा और आप कह सकते हो कि ये एक काफ़ी बेहतरीन स्टेप है चाइना का, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। प्लस उसके बाद ये बोला है चाइना आज के टाइम पर अपनी कनेक्टिविटी भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करता हुआ भी नज़र आ रहा है। बहुत सारी जगह पर अपने पोर्ट्स बना रहा है, आपको मालूम होगा अभी यहाँ पर एक पोर्ट के ऊपर काम चल रहा है, ग्वादर पोर्ट यहाँ पर चाइना डेवलप कर रहा है इसको पूरी तरह से। अपने जो ट्रेड रिलेशंस हैं, अपना जो व्यापार है वो दुनिया भर में बढ़ाना चाहता है। साथ ही साथ चाइना आज के टाइम पर प्लान कर रहा है कि वो एक और पोर्ट को डेवलप करने वाला है। कहाँ पर? कुयाक फ्यू पर, ये रेखाइन स्टेट के अंदर म्यांमार के पास देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी एक पोर्ट डेवलप करने वाला है, ऐसा यहाँ पे चाइना आज के टाइम पर प्लान कर रहा है। उसके बाद आप देख पाओगे बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर चाइना ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके पोर्ट वगैरह डेवलप कर चुका है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका हो गया, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर चुका है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इनको डेट ट्रैप में फंसा चुका है। ठीक है, मालदीव्स को फंसाया था डेट ट्रैप में, लेकिन मालदीव्स ने चीज़ों को समझा अच्छे से, फिर वो वहाँ से निकल कर आया और इंडिया के साथ अपने रिलेशन जो है उसने इंक्रीज़ करे। ये हमने अभी 2 दिन पहले डिस्कस किया था डेली करंट अफेयर के वीडियो में। बाय द वे मैं आपको बता दूं जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट अपलोड हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं आज के टाइम पर, आप लोग भी जाकर ज़रूर देखा करो। और यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्या द हिंदू पढ़ के सब काम हो जाएगा? ठीक है, अगर हम लोग इसको देख लें तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप डेली करंट अफेयर वाला वीडियो भी देख लिया करो और द हिंदू वाला वीडियो भी देख लिया करो। आपके सारे करंट अफेयर इन दोनों वीडियो से कवर हो जाएंगे टोटल। अगर आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर हिट करते हैं। आप एक बार डेली करंट अफेयर वाला वीडियो जाकर ज़रूर देखना, वहाँ पे सारे करंट अफेयर कवर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है द हिंदू भी कवर करना है, वो वीडियो भी कवर करना है। आपसे मतलब दिन का आपसे आपका जो 1 से 1.5 घंटा चाहिए, ठीक है, 1.5 से लगभग 1 घंटा 45 मिनट के आसपास आप इतना निकाल सकते हो। ठीक है, उतना निकाल सकते हो, इतना निकाल के आप सुन सकते हो वीडियो को, तो आपका काफ़ी हद तक फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद बढ़ेंगे पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल को। यहाँ पर आर्टिकल में चर्चा हो रही है जो कोर सेक्टर है वो हम लोग को देखने को मिला है 9.4% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब कोर सेक्टर की बात हो रही है तो मतलब 8 कोर सेक्टर से आपको मालूम होगा हमारे, वो 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं मैं भी आप लोग को एक पिक्चर के थ्रू सिखाता हूँ। आप सभी लोग को मालूम होगा इन 8 कोर सेक्टर्स के बारे में। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है जिनके बेसिस पर हम लोग काफ़ी हद तक अपनी इकोनॉमी को देखते हैं, जैसे कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, देन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज़ मानी जाती हैं, मेन इंडस्ट्रीज़। ओके, तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। अब बोला गया देखो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर गिरावट देखने को मिली, तो वह क्रूड ऑयल वाली। ठीक है, पेट्रोल की जो इंडस्ट्री है क्रूड ऑयल वाली है, ये एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिला। बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी हद तक ग्रो होती हुई नजर आई हैं। और एक तरीके से कंपेयर किया है कि क्या गया है पिछले टाइम से, तो पिछले टाइम से भी यहाँ पर आप कह सकते हो ये ग्रोथ देखने को मिली है हमारे इंडियाज़ के जो 8 कोर सेक्टर हैं। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पर छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम लोग बिल्कुल रट सकें। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ इसके बारे में पता होना चाहिए वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। नाउ आते हैं इस आर्टिकल की तरफ। आज का आखिरी आर्टिकल है ये। यहाँ पर चर्चा हो रही है जो हाई जंपर हैं मरियप्पन। ठीक है, आप कह सकते हो हाई जंप के अंदर इन्होंने ये गोल्ड मेडल यहाँ पर हाई जंप के अंदर एक मेडल लेकर आए हैं। ठीक है, इनकी 26 एज है और अभी यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। ठीक है, भारत के लिए यहाँ पर सिल्वर मेडल लेकर आए, तो आपको ध्यान रखना है कैटेगरी कौन सी थी, वो हाई जंप की कैटेगरी थी, तो हाई जंप के अंदर ये लेकर आए। उसके बाद दूसरे व्यक्ति आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहे होंगे, इनका नाम है सिंगराज। ठीक है, अब यहाँ पर ये किस कैटेगरी में थे, ये थे पिस्तौल की कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये भी एक मेडल लेकर आए हैं और वो है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं एयर पिस्तौल में टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर, जो कि आज के टाइम पर चल रहे हैं। उसके बाद एक पर्सन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, इनका नाम है शरद। ठीक है, अब यहाँ पर ये कौन सी कैटेगरी में थे, ये भी हाई जंप की कैटेगरी में थे। 29 एज है इनकी और आप कह सकते हो कि ये भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए टोक्यो के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है 3 मेडल्स ये और आ चुके हैं। अब भारत के पास पैरालंपिक के अंदर ये 10 मेडल आ चुके हैं। अभी और गेम्स बाकी हैं, अभी उम्मीद और लगाई जा रही है कि और भी मेडल्स हमारे पास आने वाले हैं। इस ओवरऑल मेडल से क्या होने वाला है, हमारी जो रैंक है पैरालंपिक्स के अंदर वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होगी। पैरालंपिक्स क्या होते हैं, जहाँ पर डिसेबल पर्सन यहाँ पर एबल होते हैं एक तरीके से स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो उसको हम लोग पैरालंपिक्स बोलते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आज का जो एडिटोरियल सेशन है वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आज आप लोग जाके रीड कर लेना प्लीज़ एक बार। ठीक है, नहीं रीड करते हो तो कोई भी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझा तो मैं दूंगा ही।
बट मैं यहाँ पर आज थोड़ा सा डिटेल में इसमें जाना पड़ेगा, इस वजह से मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। ओके, ये जो आर्टिकल है डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा कर रहा है, यहाँ पर एक आर्टिकल है अफगानिस्तान के बारे में चर्चा कर रहा है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। 3 से 4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। एक आर्टिकल ये वाला है, दूसरा आर्टिकल ये वाला है, और तीसरा आर्टिकल आपको ये ब्रिक्स समिट वाला देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम पर 9 सितंबर को एक ब्रिक्स समिट होने वाली है। इस आर्टिकल को मैं ऑलरेडी डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में कल ही डिस्कस किया था मैंने, क्या क्या चीज़ों को लेकर चर्चा होगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आज नहीं कर पाऊँगा। आज वैसे ही मेरे काफ़ी तक थ्रोट में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से। ओके, तो होगा क्या, यहाँ पर तीसरा आर्टिकल ये वाला है, आप लोग चाहो तो एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ये चौथा आर्टिकल ये वाला है, इसको भी डिस्कस कर ही लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, इसको आप रीड करना चाहो तो एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये मेरे ऊपर छोड़ दो। अभी देखो क्या होगा, जैसे कल अगर मतलब ज़्यादा आर्टिकल आते हैं, ठीक है, कल मान लो 5-6 मतलब कल जैसे कि यहाँ पर ये 7 आर्टिकल आते हैं डेली बेसिस पर, एडिटोरियल जो है वो सातों मतलब 4-5 इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कल डिस्कस नहीं कर पाएंगे। मतलब जिस दिन आर्टिकल कम इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, जिस दिन भी कम एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे 2-3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट निकले हमारे लिए, तो उस दिन हम लोग यहाँ से आर्टिकल ले लेंगे, ठीक है। तो मैं मिक्स कर दूंगा, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, जितने भी हमारा पिछला बैकग्राउंड रह गया था। आपको मालूम है एक बार 1 हफ्ते का एडिटोरियल मैंने एक दिन के अंदर कवर करे थे, तो आपका पिछला करंट अफेयर कुछ भी नहीं छूटता है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर टेंशन में रहते हैं, यार यहाँ पर ऐसे ही रहता है, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर छूटता कुछ भी नहीं है। मैं सारे करंट अफेयर कवर कर देता हूँ। जो एडिटोरियल है ये भी आपके डेफिनेटली कवर हो जाएंगे, अभी नहीं तो संडे को कवर हो जाएंगे। तो आपको मालूम होगा जैसे संडे में मैं डेफिनेटली ही कवर करता हूँ, क्योंकि संडे में एडिटोरियल आते ही नहीं है, तो संडे में हमारे पास टाइम काफ़ी होता है, वहाँ पर मैं इसको कवर कर देता हूँ। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जितना पढ़ा है आपने उसको रिवाइज़ करो। आज आपने कम ही पढ़ा है तो अच्छी बात है, उतना रिवाइज़ करो। प्लस डेली करंट अफेयर वाला वीडियो ज़रूर देखना, वहाँ पर ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उनके नोट्स कंपाइल करो और यहाँ पर एंजॉय करो, ठीक है। बाकी जो ये आर्टिकल हैं ये मैं डिस्कस कर दूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।